सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल हॉन्टेड बार। माय नेम इज़ ज्योत्सना और आज हम कवर करेंगे एक ऐसी स्टोरी, ऐसे घर की स्टोरी जो हॉन्टेड था और हॉन्टेड है। जिस घर में 6 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद वहाँ क्या हुआ, वो मर्डर कैसे हुए और उसके बाद उस घर में क्या हुआ, ये सब हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी के 2 चैप्टर्स हैं, डिफोए फैमिली एंड देन लट्ज फैमिली, जो दोनों ही फैमिलीज उस घर में रही थी। और हम इसके बाद फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो ये स्टोरी आपने बहुत सारी मूवीज या नॉवेल में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ये दुनिया के जो टॉप हॉन्टेड हाउसेज हैं उनमें लिस्ट में सबसे ऊपर आता है एमिटिविल हॉन्टेड हाउस, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये वीडियो अकेले मत देखना, या रात में तो बिल्कुल मत देखना। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में बसा एक खूबसूरत वाटरसाइड विलेज है एमिटिविल। शहर के हसल से दूर ये जगह पहले अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन कुछ ऐसा खतरनाक इवेंट यहाँ घटा कि आज ये सिर्फ एक वजह से मशहूर है, एमिटिविल हॉन्टेड हाउस। 112 ओशन एवेन्यू, वही घर जहाँ खून की होली खेली गई। बात है 1974 की, जब यहाँ रहती थी डेफोए फैमिली। 1965 में ये फैमिली एक छोटे अपार्टमेंट से शिफ्ट होकर आई थी इस डच कॉलोनियल स्टाइल के 6 बेडरूम हाउस में। रोनाल्ड डेफोए सीनियर और उनकी वाइफ लुइस के 5 बच्चे थे, जॉन, मैथ्यू, मार्क, एलिसन, डॉन और सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड जूनियर, जिसे बर्च या रॉनी बुलाया जाता था। रॉनी अपनी माँ के सबसे करीब था, लेकिन अपने फादर के साथ उसका रिश्ता लव हेट रिलेशनशिप था। स्पॉइल्ड किड होने के बावजूद के फादर उसे इतना पैसा देते थे कि 23 साल की उम्र में भी उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 1973 से इस घर में सब कुछ बदल गया था। उससे पहले तक सब ठीक था। ये घर 1925 में बनाया गया था और 1925 से लेके 1973 तक यहाँ सब कुछ ठीक था। यह डेफोए फैमिली के आने से पहले जितने भी लोग यहाँ रहे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये घर बिल्कुल सही हालात में था, सब यहाँ खुश थे। लेकिन 1973 के बाद उस घर में काफी वायलेंट हो गए थे, स्पेशली रॉनी के फादर, जो अपनी वाइफ और रॉनी को अब्यूज करने लगे थे। घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े और शोर शराबे का माहौल रहता। इन्हीं झगड़ों से रॉनी को एंजाइटी होने लगी थी, जिस वजह से वो ड्रग्स और नशों में और भी ज्यादा रहने लगा था। 13 नवंबर 1974 सुबह 3 बजे रॉनी अपने कमरे से निकला। हाथ में राइफल थी। सबसे पहले उसने अपने 43 इयर्स के फादर रोनाल्ड सीनियर पर गोली चलाई, फिर अपनी माँ लुइस 42 को गोली मारकर खत्म कर दिया। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई जॉन 9 और मार्क 7, फिर 13 साल की एलिसन को गोली मार दी। आखिर में उसने ऊपर जाकर अपनी 18 साल की बहन डॉन के सर पर गोली चला दी। शाम 6:30 बजे रॉनी अपने पास के एक बार में गया जहाँ वो अक्सर जाया करता था और चिल्लाने लगा कि उसकी फैमिली को मार दिया गया है। थोड़ी देर में वो लोकल लड़कों के साथ घर पहुंचा और पुलिस भी आ गई। जब पुलिस ने घर देखा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। सारे फैमिली मेंबर्स पेट के बल अपने बेड पर सीधे लेटे हुए थे, बिल्कुल बिना हिले, जैसे वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। नेबर्स का कहना था कि उस रात उन्हें एक भी गनशॉट की आवाज नहीं सुनाई दी। बस 3 से 3:30 बजे के बीच डेफोए हाउस से पेट डॉग की लगातार भौंकने की आवाज आ रही थी। पैरासाइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जब भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है उस जगह पे साउंड रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जब पेरेंट्स को गोली मारी गई तो गनशॉट की आवाज सुन के नीचे सोए बच्चे जाग गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जब ये सवाल उठा कि शायद उन्हें ड्रग्स दिए गए हो, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये भी क्लियर कर दिया गया कि सब नॉर्मल कंडीशन में थे।
रॉनी से जब भी पूछताछ की गई उसने हमेशा अलग अलग कहानियां सुनाई। कोर्ट का मानना था कि शायद वो अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब दिखाकर सजा से बचना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सोर्सेस के मुताबिक रॉनी का कहना था कि उस घर में कोई था, कुछ ऐसा जो उसके आसपास रहता था, जिसे वो सिर्फ फील कर पाता था। कुछ स्टेटमेंट्स में रॉनी ने कहा कि उसे एक ब्लैक हुडी पहने हुए डेविल ने गन दी थी और उसका कहना था कि उसी हुडी वाले इंसान ने मर्डर्स किए हैं और रॉनी ने केवल एक का मर्डर किया है, सबका नहीं। कभी उसने ये भी कहा कि किसी हिटमैन ने मर्डर्स किए हैं, उसने नहीं, क्योंकि उसके फादर का किसी के साथ मतभेद चल रहा था जिस कारण ये सब हुआ और वो उस घर में उस रात था ही नहीं। माँ के बनाए खाने से तंग आके वो बाहर खाने चला गया था। तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद रॉनी ने माना कि वो अपनी फैमिली से परेशान था। घर का माहौल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने सिबलिंग्स को पिग्स बुलाता था और उसने बताया कि कैसे उसके फादर हमेशा माँ और उस पर हाथ उठाते थे और उन्हें अब्यूज़ करते थे और उसके फादर अपनी एग्रेशन रॉनी के फ्रेंड्स के सामने भी दिखाते थे, उसको और उसकी माँ को पीटकर। उस रात रॉनी एक वॉर मूवी देख रहा था और उसे लगा कि उसकी फैमिली उसके खिलाफ कोई प्लान बना रही है, शायद उसे मारने का। उसने कहा कि उसका प्लान सिर्फ अपने पेरेंट्स को मारने का था, लेकिन जब उसने उन्हें मार दिया तो उसे एक अजीब तरीके की खुशी महसूस हुई और फिर वो खुद को बाकी फैमिली मेंबर्स को मारने से नहीं रोक पाया। सोर्सेस के मुताबिक रॉनी कई सालों से अपने फादर के अब्यूज़ का शिकार था और एक्सेसिव ड्रग यूज़ ने उसकी मेंटल हेल्थ को और अफेक्ट किया और यही सब का रिजल्ट था वो भयंकर मर्डर्स। रॉनी ने कई बार घर से जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वापस वहीं लौट के आया। फादर्स के अब्यूज़ और ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स से रॉनी खुद भी वायलेंट हो गया था। मर्डर वाली रात रॉनी जूनियर और उसके फादर के बीच बहुत बहस और लड़ाई हुई थी, जिसमें रॉनी ने कहा कि वो सबको मार देगा और वही हुआ भी। रॉनी का कहना था कि जैसे उस रात उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके दिमाग में क्या था, क्या हुआ, इसका उसे कोई भी आइडिया नहीं है। कोर्ट की हर हियरिंग में रॉनी जूनियर अलग अलग कहानी सुनाता था। उसके लॉयर्स ने बहुत कोशिश की कि उसे मेंटली डिस्टर्ब प्रूव करें, लेकिन इन सब के बावजूद उसको लाइफ टाइम की सज़ा मिली। रॉनी की डेथ 2021 में हुई। उसने ये भी कहा कि ये मर्डर्स उसकी 18 साल की सिस्टर डॉन ने किए, क्योंकि रॉनी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। डॉन ने सबको मारा और आखिर में रॉनी ने डॉन को। रॉनी और डॉन के बीच कुछ ऐसा सीक्रेट कनेक्शन था जो आज भी किसी को नहीं पता। रॉनी के फादर मिस्टर डेफोए ने घर के गार्डन में प्रीस्ट से होली स्टैचूज लगवाए थे जो घर को नेगेटिव एनर्जी से बचाते। जब पड़ोसियों ने उनसे ये पूछा कि वो तो इतने रिलीजियस नहीं है तो उन्होंने ये स्टैचूज क्यों लगवाए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ये मेरे बेटे के लिए। ये अब भी एक मिस्ट्री है, कैसे डेफोए फैमिली इतनी ब्रूटली डिस्ट्रॉय हुई और असल में उस रात क्या हुआ, ये आज तक एक राज है। दिल दहला देने वाले इस इंसिडेंट के बाद सबको लगा कि सब खत्म हो गया है, अब सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन असल में ये सिर्फ शुरुआत है। लट्स चैप्टर 1975। डेफोए ट्रेजेडी के 1 साल बाद लट्स फैमिली ने वही घर खरीदा। जॉर्ज 28 और कैथी 30 एक न्यूली मैरिड कपल थे जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। कैथी के 3 बच्चे भी थे, डैनियल, क्रिस्टोफर एंड मेलिसा, जो पहली शादी के बच्चे थे, लेकिन जॉर्ज उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता था। एक हंसती खेलती फैमिली ने वाटर साइड वाले इस घर को सिर्फ $50,000 में खरीदा,
जो उस वक्त कंपैरेटिवली सस्ता था। कैथी वेट्रेस थी और जॉर्ज एक्स मरीन जो फैमिली बिजनेस चलाता था। कुछ पैसे जॉर्ज ने बिजनेस से और कुछ कैथी ने अपने पुराने घर को बेचकर इकट्ठा किया और इस सुंदर घर का डाउन पेमेंट किया। इतना बड़ा घर, 6 बेडरूम, स्विमिंग पूल, एक बड़ा गैराज और पीछे पानी के साथ हाउस बोट भी। ऐसा घर खरीदना हर मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है और अब ये न्यूली वेडेड कपल इस सपने को जीने के लिए तैयार था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर उनके लिए एक नाइटमेयर बनने वाला था। घर के अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसे डिफॉय फैमिली छोड़ कर गई थी। उनके फर्नीचर तक, सिर्फ मैट्रेसेस बदले गए थे। जॉर्ज और कैथी को घर खरीदते वक्त इसका पास्ट नहीं बताया गया और 2 दिन बाद जब उन्हें बस एक आइडिया दिया गया, डिटेल्स भी नहीं, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए। लेकिन लट्स कपल बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस नहीं था। उन्हें लगा इट्स नॉट अ बिग डील। उन्होंने तो एक अच्छी डील क्रैक कर ली थी। घर के एंट्रेंस पर लगी नेम प्लेट, हाई होप्स को देखकर उन्होंने भी होपफुल रहने का फैसला किया। जॉर्ज एक निडर इंसान था जिसे किसी से भी डर नहीं लगता था। लेकिन दिसंबर में जैसे ही लट्स फैमिली इस घर में एंटर हुई, पहले ही दिन से उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगी थी। बच्चों ने पेरेंट्स से शिकायत की कि घर में अजीब सी ठंड है जो समर्स में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन जॉर्ज और कैथी ने ये बोल के इग्नोर किया कि शायद शिफ्ट होने की वजह से उस घर का टेम्परेचर उन्हें थोड़ा अलग लग रहा है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज को घर से एक अजीब स्मेल आई। उसने पूरा घर साफ किया, सारे पाइप्स क्लीन करवाए, लेकिन वो स्मेल वहीं की वहीं रही। घर के एक रूम में इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती थी जो बिल्कुल अनयूजुअल था। जॉर्ज के एक दोस्त के कहने पर उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने पूरे घर में कैथोलिक मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही वो उस पर्टिकुलर रूम में पहुंचा, उसे वही ठंड और मक्खियों का अटैक फील हुआ और फिर जैसे किसी ने जोर से उसे थप्पड़ मारा हो, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद एक आवाज़ आई, इस घर से निकल जाओ। तब प्रीस्ट समझ गया कि ये जगह नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। घर में दरवाज़ों और खिड़कियों की आवाज़ें आना अब कॉमन हो गया था। एक इंटरव्यू में जॉर्ज ने बताया कि एक रात उसे लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, लेकिन जब उसने वहाँ देखा तो उधर कोई भी नहीं था। ना कोई अंदर गया था, ना कोई बाहर आया था। धीरे धीरे सब मेंबर्स पीठ के बल सोने लगे थे, जो पहले कभी भी नहीं होता था। जॉर्ज की हर रात 3:15 पे नींद खुल जाती। वो घर में इधर उधर चलने लगता और फायरप्लेस के सामने घंटों बैठकर आग जलाकर रखता। उस आग को कभी बुझने नहीं देता। वही कैथी को ऐसे सपने आने लगे जैसे कोई गोलियां चला रहा है। लेकिन ये सब अभी काफ़ी नहीं था जो लट्स फैमिली को सच में सोचने पर मजबूर करे। धीरे धीरे इंसिडेंट्स और भी ज़्यादा स्कैरी होने लगे। उनकी 5 साल की बेटी मिस्सी किसी से बातें करने लगी थी। जब कैथी ने पूछा तो उसने बताया कि वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है जिसका नाम जूडी है और वो पिग जैसा कुछ दिखता है। लेकिन कैथी के मुताबिक ना तो नेबर्स में कोई ऐसा बच्चा था, ना उनके घर के आसपास बच्चे थे, ना उनके यहाँ कोई आता था। ये देखकर कैथी पहली बार कंसर्न हो गई थी। एक रात उनका छोटा बेटा वॉशरूम में हैंड वॉश कर रहा था। तभी उसने वहाँ किसी को देखा जो इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो डर के मारे सीधा अपने बेड में जाके सो गया। बाथरूम की टाइल्स एकदम काली पड़ने लगी थी। वाइट टाइल्स में ब्लैक निशान पड़ने लगे थे। एक दिन जॉर्ज जब मिस्सी के रूम के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मिस्सी एक चेयर की तरफ देखकर बातें कर रही है और वो रॉकिंग चेयर अपने आप बैक एंड फोर्थ हिल रही थी। जॉर्ज भी अब डरने लगा था। इसी बीच एक दिन कैथी किचन में काम कर रही थी और सारे बच्चे उसके सामने ही खेल रहे थे, लेकिन उसे लगा जैसे कोई और बच्चा पूरे घर में दौड़ रहा हो, जबकि उसके सब बच्चे उसके सामने ही बैठे थे। एक रात जब लट्स फैमिली टीवी देख रही थी तभी उन्हें सामने वाली विंडो से 2 लाल चमकती आंखें नजर आई।
जॉर्ज तुरंत घर से बाहर गया देखने और उसे जमीन पर फ्रेश फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। उस रात स्नोफॉल हो रही थी। जॉर्ज उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ गैराज तक पहुंचा, जहां उसने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है। यहाँ एक और अजीब बात सामने आई। जॉर्ज के मुताबिक उस रात स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन नेबर्स का कहना था कि ना तो उस दिन बर्फ पड़ी थी और ना ही वो सीजन स्नोफॉल का था। जब वेदर फोरकास्ट से चेक कराया गया तो वो दिन काफी नॉर्मल दिन था। उस दिन कोई स्नोफॉल नहीं हुई थी। ये घटना जनवरी 1976 की है। लट्ज फैमिली का पेट डॉग भी था, जिसकी रात में डेथ हो गई थी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, उनका डॉग भागने की कोशिश कर रहा था और अपनी लीश से लटक कर मर गया। इतने इवेंट्स काफ़ी थे लट्ज फैमिली को कन्विंस करने के लिए। एक ऐसी फैमिली जो बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस नहीं थी। अपने ड्रीम हाउस में ये फैमिली केवल 28 दिन ही रह पाई थी और उनको 27 दिन हो चुके थे और आज उनका 28वां दिन था उस घर में। दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रात में कुछ ऐसा हुआ कि लट्ज फैमिली उस घर से आधी रात में ही भाग गई, जिसके बाद लट्ज फैमिली कभी वापस उस घर में नहीं आई। आखिर उस रात उस घर में ऐसा क्या हुआ जो एक पूरी फैमिली को आधी रात को ही भागने पे मजबूर कर गया? ये आज भी मिस्ट्री है, जिसका जवाब देने से लट्ज फैमिली आज भी कतराती है। कुछ टाइम बाद जॉर्ज ने टीवी न्यूज़ रिपोर्टर मार्विन स्कॉट को बुलाया कि वो घर पर रिसर्च करें, एक ऐसा टीवी चैनल जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और वैम्पायर्स इन सब में रिसर्च किया करता था। मार्विन ने पहले मना कर दिया था, लेकिन जॉर्ज के इंसिस्ट करने पर मान गया। मार्विन कहते हैं जब जॉर्ज उन्हें घर की कीज देने आया तो उसने घर से 5 ब्लॉक्स पहले ही चाबी दे दी, और जब भी मार्विन ने जॉर्ज से पूछा हुआ क्या था, जॉर्ज सिर्फ एक ही लाइन रिपीट करता, तुम्हें पता है राई, तुम्हें पता है। जब टीवी चैनल का क्रू घर में एंटर हुआ तो उन्हें तुरंत ही वहाँ एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। इतनी स्ट्रॉन्ग कि सबको नौजिया होने लगा और लग रहा था जैसे कोई कंटिन्यूसली उन्हें देख रहा हो। ये फीलिंग इतनी डिस्टर्बिंग थी कि उन्होंने वहीं अपनी रिसर्च अधूरी छोड़ दी। और तभी सीन में आए एड और लॉरेन वॉरेन। हाँ, वही कपल जिन्हें आपने द कंज्यूरिंग मूवीज़ में देखा होगा। वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने ही इस घर की आगे की इन्वेस्टिगेशन की थी। बहुत लोगों का मानना है कि लट्ज फैमिली ने ये सब बस नेम और फेम के लिए किया था, क्योंकि इस कहानी से इंस्पायर्ड होके नॉवेल्स लिखी गई, मूवीज़ बनी जो बेस्ट सेलर्स और हॉरर क्लासिक्स बन गई। न्यूज़ चैनल के मार्विन का कहना था कि उन्होंने जॉर्ज से पहले ही कंडीशन रख दी थी कि जो भी रिजल्ट होगा वो पब्लिक के सामने रखेंगे, बट जॉर्ज ने उन्हें रोक दिया और फिर अगले ही दिन लट्ज फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला। ये वही दौर था जब हॉरर मूवीज मार्केट में नई आई थी और लोग उन्हें देख के ऑब्सेस्ड हो रहे थे। इसीलिए कई लोगों का मानना था कि शायद लट्ज फैमिली ने अपनी इमेजिनरी कहानी बनाकर इसका फायदा उठाया। वॉरेन्स ने भी पहले सोचा कि ये बस पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन उन्हें असली शॉक तब लगा जब वो खुद उस घर के अंदर गए। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन, जो कि वर्ल्ड फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, जब इस घर में पहुंचे तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई घर अचानक से छोड़कर चला गया हो। बर्तन अभी भी सिंक में थे, चीजें अपनी जगह पे एकदम फ्रोजन मोमेंट्स की तरह पड़ी थी। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि घर का टेम्परेचर बार बार ड्रॉप कर रहा था, जो पैरानॉर्मल प्रेजेंस का सबसे बड़ा साइन है। लॉरेन ने फील किया जैसे वहाँ 100 से भी ज़्यादा लोग उनके आसपास मौजूद हों। एनर्जी इतनी डिप्रेसिंग थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन में एड नीचे बेसमेंट में गए और लॉरेन ऊपर के फ्लोर पे। ऊपर जाते ही लॉरेन को डेड बॉडीज़ के टेरिफाइंग विजन्स दिखने लगे और उन्होंने बाद में कहा कि अपनी लाइफ में जितने भी हॉन्टेड हाउसेस देखे उनमें से सबसे ज़्यादा हॉन्टेड यही था। वो आज भी कहती हैं कि अगर उन्हें $1 बिलियन भी दिए जाएं तो भी वो उस घर में कदम नहीं रखेंगे। बेसमेंट में एड को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें ज़बरदस्ती बाहर जाने के लिए
फोर्स कर रहा हो, और यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कह रहा हो। लॉरेल के अकॉर्डिंग जितने भी मैन इस घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए उन सब को या तो हार्ट डिजीज हो गई या वो हार्ट इश्यूज से मर गए। और ये पैटर्न हर उस टीम के साथ हुआ जो इस घर के अंदर घुसी। ये टेरिफाइंग मोमेंट्स वॉरेन ने भी एक्सपीरियंस किए। वहीं जॉर्ज और कैथी ने पूरे 28 दिन तक इन्हें झेला था। आज के टाइम पे लट्स कपल कैलिफोर्निया में सेटल्ड है, लेकिन उनका डिवोर्स हो चुका है। दोनों का मानना था कि एमिटिविल हाउस ने उनकी और उनके बच्चों की खुशियां छीन ली। जैसे वो घर के अंदर गए थे वैसे वापस कभी नहीं निकले। उस घर को छोड़ने के बाद भी उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी बहुत समय तक फील होती रही जो उन्हें सालों तक हॉन्ट करती थी। और वो ये कहते हैं कि बहुत सालों बाद एक प्रीस्ट के पूजा करने के बाद ही वो एनर्जी शांत हुई। तब से जॉर्ज और कैथी चर्च जाना कभी मिस नहीं करते। लट्स फैमिली उस घर से अपनी एक भी चीज़ नहीं ले गई। अपने जीवन भर की कमाई से जोड़ा सब कुछ वहाँ छोड़ दिया क्योंकि उनके प्रीस्ट ने उन्हें ऐसा करने को कहा था और उन्होंने बिना सोचे समझे मान लिया। लेजेंड्स कहते हैं कि इस घर के नीचे एक कब्रिस्तान हुआ करता था जहाँ बॉडीज को उल्टा जमीन की तरफ फेस करके दफनाया जाता था। शायद वही अनरेस्टेड सोल्स अब भी उस घर में भटक रही हैं। और जब उनसे उस रात के बारे में पूछा गया, लट्स फैमिली ने सिर्फ इतना ही कहा, सब कुछ हम सबके सामने हो रहा था, एक साथ, सब कुछ एक साथ हो रहा था और इतना डरावना था कि हम उसे याद भी नहीं करना चाहते। लट्स फैमिली के बाद कुछ और फैमिलीज भी यहाँ रही और उन्होंने क्लेम किया कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में इस घर को मॉडिफाई कर दिया गया और इसका नाम भी बदल दिया गया ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और इसे ढूंढ ना पाए। लेकिन आज के डिजिटल एरा में क्रिएटर्स ने इस जगह को फिर से रिवील कर दिया और लोग अब भी इसे देखने आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था, एक बनी बनाई कहानी। लेकिन वॉरेन्स जैसे इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि वो इस घर में दोबारा कभी भी वापस नहीं जाना चाहेंगे। कुछ लोगों का आज भी मानना है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रियल घटना है जो किसी के साथ हुई थी। और जब किसी के साथ इस तरीके का कोई हादसा होता है, उस पेन को, उस फेयर को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे वो मूवीज हो, किसी भी तरीके का कोई इमोशन उसको कोई भी किताब या कोई भी मूवी उतना जस्टिफाई नहीं कर सकती, मेरा ऐसा मानना है। और जहाँ तक बात ये है कि पब्लिसिटी, कोई अपना हार्ड अर्न मनी छोड़ के, अपना ड्रीम हाउस को छोड़ के क्यों जाएगा? जस्ट बिकॉज उनको एक स्टोरी बनानी है जिसका उन्हें पता भी नहीं है कि वो फ्यूचर में इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। मैंने मूवी देखी थी बहुत पहले, वो भी आई डोंट इवन रिमेम्बर, लेकिन मैंने मूवी देखी थी। बट तब से ये मेरे दिमाग में था कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इसके बारे में मैंने रिसर्च की, बहुत देखा, इसको लिखा, एडिट किया एंड सच बता रही हूँ ये इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। मैं रात में भी इसे ना तो एडिट कर पाई, ना मैं इस पे कोई काम कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं भी डर गई थी, मैं भी इज़िली नहीं डरती। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, ये एक रियल इवेंट था या फिर ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट था? आपको क्या लगता है ये मेरे को कमेंट में बता दो। और ऐसे ही हॉन्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने नोन में उन लोगों के साथ जिन्हें इस टाइप की हॉन्टिंग स्टोरीज़ पसंद है। एंड फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। See you in the next one.